नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ आजमगढ़ सामुदायिक रेडियो पर, जिसे आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांवों में। और हम जब अपने गांवों की बात करते हैं तब गांवों की एक बहुत ही सुंदर सी छवि हमारे सामने आती है। वो गांव जहाँ पर कभी कान्हा रास रचाते हैं, वो गांव जहाँ पर बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, वो गांव जहाँ निर्मल जल के स्रोत फूटते हैं, वो गांव जहाँ पनिहारी ने अपना घड़ा लेकर जल भरते जाते दिखाई देती हैं। स्वच्छ और सुजल गांव। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से आपके साथ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनसे जिनके प्रयासों से बनते हैं ये गांव स्वच्छ और सुजल, जिनका निरंतर प्रयास है कि हमारे गांव में स्वच्छता रहे, हमारे गांव में शौचालयों का उपयोग हो, हमारे गांव में व्यवहार में परिवर्तन आए, लोग जानें, समझें और आगे बढ़ें। कैसे बनाएं हम कचरे से कंचन, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और आज इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राकेश त्रिपाठी जी। हम आपको बता दें, आप SBM ग्रामीण में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं तरवा ब्लॉक के, और ये निरंतर प्रयासरत हैं, एक लंबे समय से इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। राकेश जी, जब हम बात करते हैं कि हम अपने गांवों को कैसे स्वच्छ और सुजल बनाएं, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। और ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही भी आप हैं, आप इसका कोऑर्डिनेशन का काम भी देख रहे हैं। तो हम आपसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में आपकी जो ये अभिलाषा थी, ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे आपने सोचा कि गांवों को स्वच्छ और सुजल बनाने में हम लोग अपना योगदान दें? बहुत ही अच्छा सवाल मैडम आपका। जहाँ तक प्रेरणा की बात होती है, तो हम तो ये बचपन से देखते आए हैं जी। कि स्वच्छता के लिए सुबह में ही सबसे पहले हमारे घर में स्वच्छता का ही काम होता है। बिल्कुल। वो प्रेरणा थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रेरणा में थोड़ा सा कार्य करने की इच्छा हुई, तो हमने इस विभाग को ज्वाइन किया। और विभाग में जाने की चीज़ें के पहले हमको इसके जो कचरे के सही निस्तारण के बारे में हमको नहीं मालूम था। अच्छा। तो तरह तरह की ट्रेनिंग हुई अपने जो है स्टेट लेवल से और जनपद लेवल से। हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया गया जी। और सीखने के बाद हम लोग, चूँकि हम लोग हमेशा ग्रामों के पब्लिक के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल। तो जब उनसे कंडक्ट करने का प्रयास किया तो वो चीज़ें और प्योरीफाई होके सामने आई कि और हम बेहतर को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारा प्राचीन ज्ञान था, जब हमने उसको एक साथ मिलाया तो एक नवाचार शुरू हुआ। हाँ, उसको एक व्यवहारिक रूप से। जी। ये देखिए, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं और व्यवहारिकता, दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को जब व्यवहारिक रूप में लाते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जब कठिनाइयों से हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तब उसके ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस पर आपने सारा काम किया और इस पर बहुत सारे काम हुए हैं। तो जो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, ख़ासतौर से ग्रामीण की, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पूरी तरह से स्वच्छता से लेकर जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अभियान है, जिसमें हम पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति भी जो है काम करते हैं। जी। जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात की जाए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो शुरुआत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई। और तब से हम अभी तक पहले चरण में हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य गांव को खुले में शौच मुक्त करना। अब दूसरे फेज में जब हम लोग आए हैं तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसमें जो है जो घरेलू स्तर के जो कचड़े हैं उनको
जो उसके निस्तारण की व्यवस्था करना, अभी जो है विभिन्न टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उनके माध्यम से निस्तारण करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप पहले बताएं, फिर हम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सॉलिड और लिक्विड जहाँ तक बात करें कि वेस्ट क्या है, जी, वेस्ट के बारे में जहाँ आप कहें कि वो हर एक चीज़ जो कि हमारे लिए बेकार है वो हमारे लिए जो है वेस्ट है, जी, अपशिष्ट है। लेकिन वही जो है वेस्ट जो है कहीं न कहीं उसके दूसरे रूप में एक वेल्थ का भी साधन है। बिल्कुल। और जहाँ तक सॉलिड बात की, सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत हम जो होते ऐसे कचरे का निस्तारण करते हैं जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है, दैनिक दिनचर्या के फलस्वरूप जो बेकार समझ के हम फेंक देते हैं वो है। और जहाँ तक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा आता है जो है पूरी तरह से जो ग्राम पंचायतों से निकलने, अपने घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर जो होता है निस्तारण कर की जो किया जाता है वो हमारा ग्रे वाटर में आता है। बिल्कुल, इसको हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो यानी ये आपने बताया कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने, जैसे ख़ास तौर पर सुनते भी हम लोग बहुत ज़्यादा हैं कि हम कैसे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट करते हैं, तो वो क्या है और वो आप लोग कैसे करते हैं? देखिए जहाँ तक सॉलिड लिक्विड की सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड वेस्ट की बात की जाए, तो हम लोगों का पूरा प्रयास होता है कि एक सिद्धांत काम करता है कि जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट का निस्तारण वहीं पे कर दिया जाए। बिल्कुल। और उसके लिए जो है हाउस होल्ड लेवल पे काम करना पड़ता है। अगर उसका जो है हाउस होल्ड लेवल पर नहीं हो रहा तो हम कम्युनिटी लेवल पर आके उसका निस्तारण करते हैं। अच्छा। इसके निस्तारण के लिए हम लोगों ने कम्युनिटी लेवल पर हर ग्राम पंचायत में एक सेग्रीगेशन शेड यानी आरआरसी का निर्माण कराया हुआ है। अब ऐसे कचरे की जो कि घरेलू स्तर पर निस्तारण नहीं हो सकता है जी। उसको हमने सफाई कर्मी के माध्यम से एक ई रिक्शा दिया हुआ है, वो पर डे उनके घरों पे जाता है और उनके कचरे को लेके आता है। हम उसको सेग्रीगेशन सेट पे आरआरसी पे लेके आते हैं और उस कचरे को हम लोग अलग अलग जो है सेग्रीगेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपने ले सकती हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक को अलग अलग करना। प्लास्टिक में भी कहीं एक मल्टी लेयर प्लास्टिक आती है, एक सिंगल यूज प्लास्टिक आती है, और दूसरी तरफ उनके जैसे घरों से निकलने वाला कभी लोहा निकलता है, तांबा, कपड़े निकलते हैं, बच्चों के डायपर निकलते हैं, नैपकिन्स होते हैं, जो है सैनिटरी वेस्ट होते हैं, इस शीशा होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी मिलते हैं, कुछ मेडिकल वेस्ट भी मिलते हैं, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अब इनको हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद ग्राम पंचायतों में हमने कबाड़ी वाले से एक लिंकेज किया होता है, उस कबाड़ी वाले को बेचते हैं। ओके। अब कबाड़ी वाले को बेचने से बाद कबाड़ी वाला उसके बदले में हमको पैसा देता है। वो पैसा हमारी ग्राम पंचायत में एक OSR का काम करता है। बिल्कुल, यानी मतलब क्या कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम, कचरा से कंचन की बात करते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक लिक्विड वेस्ट की बात की जाए तो लिक्विड वेस्ट का मतलब होता है ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का मैनेजमेंट करना। अब थोड़ा सा मैं बता दूं ग्रे वाटर क्या होता है। जी। ग्रे वाटर जो होता है घरों से जो निकलने वाले ऐसा पानी जो कि हमारे बर्तन को साफ करने से, हाथ धोने से, नहाने के बाद जी। और जो इसे कभी कभी धुलाई के माध्यम से, ये सब जो कचरा निकलता है हमारा ग्रे वाटर होता है। और ब्लैक वाटर जो होता है पूरी तरह से जो सेफ्टी टैंक शौचालय बने हुए हैं उनसे जो निकलने वाला पानी होता है वो पूरी तरह से ब्लैक वाटर होता है। इसके निस्तारण के लिए जो है हम लोग व्यवस्था करते हैं। अब जैसे सेफ्टी टैंक की बात की जाए तो हालांकि सेफ्टी टैंक की सबका कंसेप्ट ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो सब लोग सेफ्टी टैंक ही बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन सही बात में देखा जाए तो सेफ्टी टैंक बहुत ही खतरनाक होता है। सेप्टिक का अगर सही रूप में अगर हिंदी रूपांतर करें तो सेप्टिक का मतलब होता है जहर। बिल्कुल जी। सेप्टिक का मतलब होता है जहर। इस जो है अब ये सोच सकते हैं कि कितना जहर हो सकता है। अगर उसका पानी, अगर उसका एक बूंदी 1 ml पानी भी एक बड़े अगर तालाब में जाके मिल जाए तो वो पूरी तरह से तालाब को पूरा गंदा कर देता है।
तो ये ज़रूरी है कि ब्लैक वाटर का निस्तारण किया जाए। ब्लैक वाटर के निस्तारण के अंदर जो सेफ्टी टैंक शौचालय बने हुए, सेफ्टी टैंक से संबंधित शौचालय हैं, उसके बगल में हम एक गड्ढे का निर्माण करते हैं, लीच फिट का निर्माण करते हैं, जिससे वो जो निकलने वाला पानी जो होता है वो हमारे पर्यावरण को न प्रदूषित करे और वहीं पे उसका निस्तारण हो जाए। तो वो पानी जो आप गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, वो पानी कहाँ जाता है, कैसे उसका निस्तारण होता है? जब वो हम एक लीच फिट के माध्यम से जब पानी का उसमें वो करते हैं जी। तो पानी वहीं पे ज़मीन के अंदर सूख जाता है। अच्छा। वो सीधी तरह किसी भी अन्य जल स्रोत में जो है वो टच में नहीं आता है, जिससे वो दूसरा पानी प्रदूषित नहीं होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है वो मतलब इस पानी का आप लोग निस्तारण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जहरीला या जितना नुकसानदेह ये ब्लैक वाटर होता है, उतना ग्रे वाटर नहीं होता। नहीं, ग्रे वाटर उतना नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो प्रदूषण जो पानी की शुद्धता में एक बाधक तो है ही। क्योंकि जब हम नहाने के बाद जो पानी निकलता है तो उसमें जैसे हम साबुन भी लगाते हैं, बिल्कुल साबुन में लगाते हैं तो साबुन में भी तो जो हमारे जो कास्टिक वगैरह होते हैं वो भी जो है तो नुकसानदेही होते हैं। लेकिन ये बेहतर होता है कि हम जो होता है ग्रे वाटर का जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस ग्रे वाटर को मैनेजमेंट के बाद वो पानी किसी न किसी दूसरे रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सके। जैसे हम किचन गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, ये जो हम दूसरे रूप में कहें तो जो पानी में जो है ज़मीन के, चूँकि पानी हमारा ज़मीन से निकला है, ये तो रिसर्च वाटर लेवल को संतुलन में भी ये पानी का काम करता है, क्योंकि हम वाटर रिचार्जिंग का भी काम इसके माध्यम से ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत हम करते हैं। तो घरे से निकलने वाला घरेलू स्तर से पानी निकालना, पानी निकाल के ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट का मतलब हम जगह जगह जब नाली के माध्यम से करते हैं तो उसमें जगह जगह जो है एक फिल्टर चैम्बर बनाना, चैम्बर के बाद स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग करके पानी को ले जाके फिर जो है तालाब में निकालने के पहले, तालाब जहाँ पे में पानी हमारा डिस्चार्ज पॉइंट होता है उसके पहले एक जो है एक हम फिल्टर चैम्बर का निर्माण करते हैं। फिल्टर चैम्बर से निर्माण करते हैं तो उसकी सारी गंदगी जो होती है हम पहले ही समाप्त कर देते हैं, और समाप्त करने के बाद जो होता है जब हम उसको तालाब में ले जाते हैं तो उस पानी का जो BOD और COD लेवल जो होता है काफ़ी हद तक परिष्कृत हो जाता है, जो कि पहले नहीं। बिल्कुल। तो मतलब ये जानकारी तो आपने बहुत अच्छी दी, और ये बड़ी टेक्निकल जानकारी है, क्योंकि आमतौर से तो लोगों को नहीं पता है और सीधा होता है कि माना यही जाता है कि जो नालियाँ निकली वो सीधे तालाबों में मिल जाएंगी, घर का पानी निकला तो वो उसमें चला जाएगा। तो अभी जैसे आपने जब और मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के अलावा जब आपने हमारे सॉलिड मैनेजमेंट की बात कही, तो आपने उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि हम किचन गार्डनिंग में भी या मतलब जैविक खाद बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो किस तरह से आप करवाते हैं? अब जहाँ तक बात की अपने, देखिए जैविक खाद बनाना हमारा जो होता है सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है, और जो है किचन गार्डनिंग में हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं किचन गार्डनिंग में अगर प्रयोग करना है हमको जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हुए, जैसे घर से बचा हुआ खाना हुआ, या हमारे जो किचन वो हुए साग सब्जी के छिलके हुए, ये सब सारी चीज़ें हुए, इनको हम मटका कंपोस्टिंग के माध्यम से या पाइप कंपोस्टिंग के माध्यम से इनको 40 से 45 दिन के अंदर खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इनको सड़के जो खाद बनने में इतना समय लगता है, 45 दिन लगता है। हाँ, लगता है। और फिर उन खाद को निकाल के जो है हम इनमें जो होता है, हमें जो साग सब्जियां लगी हुई हैं या फलदार पौधे लगे हुए हैं, अगर उसके अंदर इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से जो है जो कि हम अपने पेड़ पौधों को या सब्जियों में जो पेस्टिसाइड्स देते हैं उसके बजाय अगर इस्तेमाल होगा ना तो काफ़ी वो उनके लिए पोषक तत्व के न्यूट्रिशन का काम करेंगे ये। तो जब आप इस तरह की जो मटका या पाइप वाला आपने बताया हमको प्रोसीजर, तो उसको करने के लिए भी क्या उसको कैसे करते हैं? क्या उसमें कुछ रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं या सीधा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसमें जो है जैसे मटका कंपोस्टिंग की बात की जाए, पाइप कंपोस्टिंग की जाए, पाइप कंपोस्टिंग का होता है हम एक प्लास्टिक की पाइप ले लेते हैं, तो उसमें जो है 4 फीट की पाइप ले लिया हमने और उसके ऊपर तरफ होल कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है हम उसको डालते जाते हैं। अच्छा,
डालते हैं। ऊपर की तरफ हम 2-3 छिद्र बना देते हैं छोटे छोटे, ताकि उसमें जो है हवा का आदान प्रदान हो सके, क्योंकि उसके लिए हवा बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है उसको सड़ने के लिए। अच्छा। और उसके पाइप को ऊपर से ढक देते हैं ताकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया या जो जन्म बन रहे हैं वो बाहर वायुमंडल को प्रदूषित न करें। अब ये धीरे धीरे, अब इसको जब एक हमारा ये पाइप कंपोस्टिंग करने एक ही नहीं करते हैं, 2 से 3 करते हैं। जब 2 से 3 करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा पानी जो होता है, या सॉरी जो हमारा कंपोस्ट एक भर जाता है, तो उसको जो भरने के लिए जो 40 से 45 दिन का समय लगता है उसको हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में शुरू करते हैं। अच्छा। ताकि वो एक प्रोसीजर चलता रहे कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। तब तक वो जब खाद बनेगी तब तक दूसरा हमारा भर जाएगा, जब हम उसका इस्तेमाल करें तब तक ये खाली हो जाएगा, फिर तीसरे में करेंगे। और वही तरह से मटका कंपोस्टिंग घरों के अंदर रखे जा सकता है। एक मटका लेते हैं, मटके के नीचे से थोड़ा सा होल कर देते हैं और फिर एक नीचे और मटका रखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब वहाँ से हम पानी सड़ता है तो पानी की मात्रा रिस के नीचे निकलना शुरू होती है, उसको ढक के रखते हैं। अच्छा। नीचे जब रखते हैं उसके अंदर तो पानी आता है, एक मैन्योर के रूप में होता है, वो भी एक प्रकार का वो हमारे कह सकते हैं कंपोस्टिंग का ही खाद करता है, मैन्योर ही है। उसको हम जो है पानी में मिला के भी छिड़काव का भी कर सकते हैं। और उसी तरह करते करते ये भी लोग 40 से 45 दिन के अंदर ये भी खाद बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, घरों में जैसे मटका रख के और उसमें आपने कंपोस्टिंग की ये प्रोसीजर करते हैं, तो घर में बदबू या बैक्टीरिया फैलने का कोई डर नहीं रहता है? कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वो ढका रहता है। अच्छा। हमने वेस्ट को उसमें डाला, उसके बाद ढक दिया, तुरंत ढक दिया। तो बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे सुनने वाले जो सुन रहे हैं उसका भी लाभ उठा सकते हैं आसानी के साथ। बिल्कुल। तो इस वेस्ट मैनेजमेंट पर तो हमने बहुत सारी बात की, और आपने सेप्टिक टैंक और उससे निकलने वाले वाटर की भी बात की। एक और मैनेजमेंट है, अगर हम बात करें जिसको सीधी बात हम करते हैं, मल निस्तारण, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। जो हमारे जो है मल के निस्तारण की बात कर दिया जाए हैं। देखिए, मल के निस्तारण के लिए जो होता है, पूरी तरह से ये जो हमारा मल होता है पूरी तरह से हमारे वायुमंडल को बहुत ज़्यादा ही हानिकारक ये मल है। बिल्कुल। क्योंकि जब ये वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल में भी प्रदूषण फैलता है। जहाँ तक इसके निस्तारण की बात की जाए तो जिन क्षेत्रों में बहुतायत के रूप में सेफ्टी टैंक शौचालय बने हुए हैं, तो उसके लिए जो है हर ग्राम पंचायतों में जो है एक गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसको और उसको जो FSTP में एक बनाया जाता है। अच्छा। फीकल स्लग ट्रीटमेंट प्लांट। इस फीकल ट्रीटमेंट प्लांट को हमेशा ये देखते हैं कि हमारी जो आबादी से दूरी पर हो। तो जब, और दूसरी चीज़ है कि ये भी पूरा प्रयास किया जाता है कि जब हमारा वो डिसलगर है, डिसलगर जब हमारे सेफ्टी टैंक को खाली करने के लिए जाए, एक चीज़ मैं आपसे बताना भूल गया, सेफ्टी टैंक शौचालय को किसी भी कीमत पे 3 से 5 साल के अंतर्गत खाली करा देना अनिवार्य होता है। अच्छा, नहीं तो उसमें गैसेज बन जाती हैं, और ये गैसें बहुत हानिकारक होती हैं, और इसमें लीकेज कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो है सेफ्टी टैंक खाली करते वक्त जो होता है उसमें गैस निकलती है, कुछ लोग मर गए हैं गैस की वजह से। कभी कभी ये भी चीज़ आती हैं कि जो है वहाँ के लोग सेफ्टी टैंक की सफाई करते वक्त जो है किसी की मौत हो गई। तो इसके लिए जो है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ने जो है मैनुअल स्क्वेंजर जो होते थे इनके ऊपर बैन लगा दिया है। अच्छा। हाँ, तो अब पूरी तरह से सेफ्टी टैंक, हाँ, मशीनों की सेफ्टी टैंक शौचालय की सफाई जब भी होगी तो मशीनों के ही माध्यम से होगी जी। और दूसरी चीज़, जब भी सेफ्टी टैंक खाली किया जा रहा होगा वहाँ पे एक जो है मतलब इंस्पेक्टर का होना अनिवार्य है। इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो ये पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो नहीं, मतलब उनके एक अच्छे जानकार जो हों के खाली करने